दोस्तों अगर आप भी एक्सेल में हैं बिगिनर लेवल पे और आप भी सीखना चाहते हैं पाइवट टेबल, तो दोस्तों आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पाइवट टेबल और साथ ही ये भी बताऊंगा कि पाइवट टेबल का इस्तेमाल आखिर क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि पाइवट टेबल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तभी आप इसका इस्तेमाल करना सीख पाएंगे दोस्तों। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रो फील्ड क्या होता है, कॉलम फील्ड क्या होता है, स्लाइसर क्या होता है, टाइमलाइन क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन है बड़े काम की, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारी आज की वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। तो दोस्तों पाइवट टेबल का इस्तेमाल कब किया जाता है? पाइवट टेबल का इस्तेमाल तब किया जाता है दोस्तों जब आपके पास में कुछ इस तरीके का लंबा चौड़ा डाटा है और आपको उसे समराइज करके देखना है। अब समराइज करके क्या क्या मतलब है दोस्तों? समराइज करके कि मतलब आपको वो डाटा छोटा करके देखना है, जिससे कि वो डाटा देखने में आसान रहे और इजीली समझ में भी आ पाए दोस्तों। अब मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरीके का एक डाटा है, एक बड़ा सा डाटा जिसमें कुछ सेल्स पर्सन ने कुछ आइटम की सेल करी है। यहाँ पे उनका अमाउंट लिखा है कि कितने की सेल करी है और कौन कौन सी सिटी में सेल करी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से एम्प्लॉय ने कौन सा आइटम कितने का बेचा है, कौन सी सिटी में बेचा है, तो इसमें ही दोस्तों हमें काफ़ी सारे फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें गलती के भी चांसेस बहुत हो जाते हैं और डाटा हमें ठीक से समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए ही पाइवट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमें डाटा इजीली देखने में आसान रहे और इजीली समझ में भी आ पाए दोस्तों। ठीक है, तो पाइवट टेबल का इस्तेमाल करने के लिए हमें हमारे डाटा के बीच में कहीं पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए प्रेस करने से दोस्तों हमारा जो पूरा डाटा है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको जो है सिलेक्शन में यहाँ पे टोटल नहीं लेना है। अगर आपका यहाँ पे टोटल आ रहा है तो इसे ड्रैग करते हुए टोटल को सिलेक्शन से हटा देना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ऊपर आपको इंसर्ट में आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा पाइवट टेबल, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल का बॉक्स ओपन हो गया दोस्तों, और यहाँ पे हमें सबसे पहले पूछ रहा है हमारी टेबल की रेंज। टेबल की रेंज यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिकली आ गई है, क्योंकि हमने डाटा को पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। इसके बाद में हमें नीचे पूछ रहा है कि हमारा जो पाइवट टेबल है वो नई शीट पे बनाना है या इसी शीट पे बनाना है। तो हम यहाँ न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसी शीट पे पाइवट टेबल बना लिया तो यहाँ पे बहुत सारी खिचपिच हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे दोस्तों। तो हमारा देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे में एक नई शीट ओपन हो गई है और हमारा पाइवट टेबल यहाँ पे आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये है हमारा पाइवट टेबल और यहाँ पे है हमारे पाइवट टेबल फील्ड्स, और यहाँ पे नीचे में आपको देखने को मिलेंगे फील्ड्स दोस्तों। ठीक है, अब ये फील्ड्स वही सब है जो हमारे डेटा की हेडिंग है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट, सेल पर्सन, आइटम सोल्ड, यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे कुछ और फील्ड्स, जैसे कि कॉलम फील्ड, रो फील्ड, वैल्यू फील्ड और ये फिल्टर फील्ड। ठीक है, और ये पाइवट टेबल का फील्ड जो है ये तभी तक रहता है जब आपका कर्सर जो है वो यहाँ पाइवट टेबल पे क्लिक रहता है। अगर आप पाइवट टेबल के बाहर में कहीं क्लिक करते हैं तो पाइवट टेबल फील्ड गायब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसे वापस लाने के लिए वापस से टेबल पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अब ये जो हमारा पाइवट टेबल है वो कुछ नॉर्मल टेबल की तरह तो लग नहीं रहा है। ठीक है, हमारी जो नॉर्मल टेबल होती है वो कुछ अलग तरीके की होती है, जिसमें कि कुछ रो फील्ड्स होती हैं जो कि साइड में होती है, कुछ कॉलम फील्ड्स होती है जो कि ऊपर में होती है, और बीच में हमारा डाटा होता है। ठीक है, ये तो कुछ उस तरीके का है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पाइवट टेबल के बीच में कहीं पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन मिलेगा हमें पाइवट टेबल ऑप्शन का। ठीक है, इसके बाद में हमें यहाँ डिस्प्ले पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें मिलेगा ऑप्शन क्लिक क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट का। इस पे हमें टिक करना है दोस्तों और ओके करना है। तो देखिए अब जो हमारी पाइवट टेबल है वो एक नॉर्मल तरीके से आ रही है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज डाली जाती है उन्हें रो फील्ड कहा जाता है, और यहाँ पे जो वैल्यू डाली जाती है उन्हें कॉलम फील्ड कहा जाता है। ठीक है, और बीच में हमारी जो वैल्यू होती है अमाउंट, वो यहाँ पे डाला जाता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं पाइवट टेबल कैसे बनता है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे अब सेल्स पर्सन वाइज डिटेल देखनी है कि कौन से सेल्स पर्सन ने कितने की सेल करी है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए मैं सेल पर्सन को यहाँ माउस से पकड़ूंगा ड्रैग करते हुए, यहाँ रोज मिला के इसे छोड़ दूंगा। ठीक है, यहाँ रोज मिला के इसे छोड़ दूँ या फिर यहाँ रो फील्ड मिला के इसे छोड़ दूँ, एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ रोज मिला के सेल्स पर्सन को छोड़ा,
तो यहाँ पे भी ये सेल्स पर्सन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सेल्स पर्सन के सभी नेम आ गए हैं और ये जो सेल्स पर्सन के नेम है ये सारे के सारे यूनिक है, यहाँ पे कोई भी रिपीटेड नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में ये जो अमाउंट है, अब मैं इसको ड्रैग करूँगा, पकड़ूंगा और ड्रैग करते हुए यहाँ वैल्यूज मिला के इसे छोड़ दूंगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा 1 सेकंड में पाइवट टेबल तैयार है। किस सेल्स पर्सन ने कितने की सेल करी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आपको यहाँ पे अमाउंट की जगह में कुछ काउंटिंग दिख रही हो। ठीक है, अगर ऐसा हो तो आपको यहाँ पे देखना है दोस्तों, यहाँ पे वैल्यूज में आपको यहाँ सम ऑफ दिखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपका यहाँ पे अगर काउंट ऑफ आ रहा होगा तो आपको यहाँ एरो पे क्लिक करना है, फिर यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पे आपका काउंट पे क्लिक होगा, आपको सम पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। इसके बाद में आपका जो यहाँ पे डाटा है वो अमाउंट में दिखाने लगेगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे अब आइटम वाइज भी डिटेल देखनी है कि कौन से एम्प्लॉय ने कौन सा आइटम कितने का बेचा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसके लिए जो आइटम सोल्ड है, ठीक है, ये जो आइटम की हेडिंग है इसको मैं ड्रैग करते हुए यहाँ कॉलम में लाके इसे छोड़ दूंगा। ठीक है, इसे मैं कॉलम में क्यों लेके आ रहा हूँ दोस्तों, इसे मैं कॉलम में इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि रोज में हमारा ऑलरेडी एक फील्ड यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है ना, अगर मैं ये आइटम को भी यहीं पे लाके छोड़ दूँ तो देखिए हमारा जो पाइवट टेबल है किस तरीके से बिखर गया है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आइटम को यहाँ कॉलम्स में लाके छोड़ दूंगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि एक फील्ड अगर हमने रो में डाली हुई है तो दूसरी फील्ड हम कॉलम्स में डालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब जो ये पाइवट टेबल हमारा तैयार हुआ है दोस्तों, ये अब देखिए आप अब ये देखने में काफ़ी ईजी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अरविंद ने एसी जो है वो 2,80,000 का बेचा है, फ्रिज उसने नहीं बेचा है, एलईडी टीवी 1 लाख का बेचा है, माइक्रोवेव नहीं बेचा है, ओवन उसने 60,000 का बेचा है, प्योरीफायर 50,000 का बेचा है। तो इस तरीके से हमारा जो डाटा है वो एम्प्लॉयज़ वाइज भी बन गया है और आइटम वाइज भी हमें अब यहाँ पे रिपोर्टिंग मिल रही है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसके बाद में मुझे क्या देखना है दोस्तों, इसके बाद में अब मुझे ये सिटीज़ वाइज भी फिल्टर करके डाटा देखना है। ठीक है, अभी तो ये जो डाटा है वो सभी सिटीज़ का एक साथ आ रहा है, अब मुझे चाहिए कि एक एक सिटीज़ का अलग अलग डाटा दिखाया जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं इस सिटी को यहाँ पे ड्रैग करूँगा दोस्तों, इसको मैं पकड़ूंगा और ड्रैग करता हूँ यहाँ फिल्टर में लाके इसे छोड़ दूंगा। ठीक है, तो फिल्टर में लाने के बाद में देखिए दोस्तों ऊपर में एक यहाँ पे छोटा सा सिटी यहाँ पे लिखा आ गया है और यहाँ पे एक छोटा सा एरो भी आ रहा है। अभी यहाँ पे ऑल पे क्लिक है, इसके बगल में एरो है, इस पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारी जो भी सिटीज़ है, सिटीज़ के नाम थे हमारे डेटा में, वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देंगे दोस्तों। ठीक है, अब मैं मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो अब ये जो हमारा डाटा है वो सिर्फ दिल्ली का दिखा रहा है। ठीक है, कि किस एम्प्लॉय ने कौन सा आइटम दिल्ली में बेचा है। ठीक है, अब वापस से यहाँ पे हम देखेंगे किसी और सिटी का देखना है, तो यहाँ पे मैं उस सिटी पे क्लिक करूँगा, मान लीजिए मैं करनाल पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो अभी यहाँ पे हमें करनाल का डाटा दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे एक साथ 2 सिटीज़ का भी डाटा देख सकते हैं। इसके लिए नीचे यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम पे क्लिक करना है और यहाँ पे सोनीपत पे मैं क्लिक करता हूँ, करनाल पे क्लिक कर देता हूँ और फरीदाबाद पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे एक साथ 3 सिटीज़ का डाटा यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सिटी का यहाँ पे डाटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गया पाइवट टेबल बनाने का एक तरीका। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। तो मैं ये फिलहाल इन फील्ड्स को वापस कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सभी फील्ड्स वापस कर दिए, बस अमाउंट को रहने देते हैं क्योंकि अमाउंट हमेशा यहीं पे ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब मुझे मंथ वाइज डिटेल जाननी है। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि कौन से एम्प्लॉय ने कौन से मंथ में कितने की सेल करी है, तो वो कैसे जानेंगे दोस्तों। इसके लिए मैं इस सेल्स पर्सन को यहाँ पे ट्रैक करूँगा और ट्रैक करते हुए यहाँ कॉलम में लाके छोड़ दूंगा। ठीक है, तो जो हमारे जितने भी सेल्स पर्सन थे वो यहाँ कॉलम फील्ड में आ गए हैं। ठीक है, और ये जो डेट है इसको मैं ट्रैक करते हुए यहाँ रोज में लाके इसे छोड़ दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो पाइवट टेबल है हमारा काफ़ी स्मार्ट है, इसने हमारे जो डेट है उसको ऑटोमेटिकली मंथ वाइज यहाँ पे समराइज कर दिया है दोस्तों। ठीक है ना, अगर आपका मान लीजिए ये जो डाटा है मंथ वाइज यहाँ पे समराइज नहीं होता है, अगर आपका डाटा कुछ इस तरीके से बिखरा बिखरा होता है, एक एक डेट का अलग अलग डाटा यहाँ पे आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ डेट पे क्लिक करना है और यहाँ ऊपर आना है पाइवट टेबल एनालिसिस पे। ठीक है, ये देखना है दोस्तों, इस पे आना है आपको और यहाँ पे आपको दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप
सेक्शन का, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग डेट और एंड डेट जो आपकी डाटा की थी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, इस पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों पे चेक रहने देना है और यहाँ पे आप मंथ पे क्लिक करना है और ओके कर देना है दोस्तों। ओके करते ही दोस्तों जो हमारा जो डाटा है वो यहाँ पे मंथ वाइज समराइज हो गया है दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि पाइवट टेबल में टाइमलाइन और स्लाइसर क्या होता है। इसके लिए मैं फिर से डाटा को पहले जैसा कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा डाटा है वो फिर से पहले जैसा हो गया है। और अब इस टाइमलाइन यहाँ पे ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम ऊपर पाइवट टेबल एनालिसिस में आएंगे। यहाँ पे हमें देखिए एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टाइमलाइन का। ठीक है, इंसर्ट टाइमलाइन दोस्तों ये MS एक्सेल 2013 या फिर 2016 से ऊपर के वर्जन में ही मिलेगा, 2007 या फिर 2010 में देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपका MS एक्सेल इतना पुराना है, 2007 या 10 का है, तो अपने एक्सेल को अपडेट कर लीजिए दोस्तों। 10 साल पुराना एक्सेल मत चलाइए। ठीक है, क्योंकि नए वाले एक्सेल में काफ़ी सारे नए नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है डेट का ऑप्शन, इसमें हम टिक करेंगे और ओके करेंगे दोस्तों। तो हमारा जो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आ गया है जिसमें कुछ मंथ यहाँ पे बने हुए हैं। हम इसको यहाँ से डॉट से पकड़ के इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो सारे मंथ हैं वो यहाँ पे अब दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें आप समझिएगा दोस्तों इसमें क्या होगा। इसमें हम जिस मंथ पे क्लिक करेंगे उस मंथ का डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ मई पे क्लिक किया तो हमारा अब ये जो मई का डाटा है वो बस यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब जून पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ जून का डाटा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे जून और यहाँ इससे यहाँ नोट से पकड़ के इसे ड्रैग कर दूँ तो अब ये जून और जुलाई दोनों का डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैं इसको ट्रैक करते हुए थोड़ा और आगे ले जाऊँ तो अब ये मई जून जुलाई 3 मंथ का यहाँ पे डाटा दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, ऊपर आपको देखिए दोस्तों एक टाइमलाइन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आके आप इसका कलर वगैरह इसका थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये कोई ज़्यादा नहीं होता, आप इतने स्मार्ट हैं ये तो खुद कर ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ये हमारा टाइमलाइन आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्लाइसर क्या होता है। स्लाइसर के लिए दोस्तों हमें यहाँ पाइवट टेबल पे क्लिक करना होगा और वापस ये पाइवट टेबल एनालिसिस पे आना होगा। ठीक है, इसमें आने के बाद में यही इंसर्ट टाइमलाइन के ऊपर में ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर का, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में हमें वही सारी फील्ड देखने को मिल जाएंगी जो हमारे यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड में और पहले से मौजूद है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिटीज़ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिटीज़ पे क्लिक किया और ओके किया दोस्तों, तो ये देखिए हमारा जो एक छोटा सा एक और बॉक्स है वो यहाँ पे आ गया है और इसमें जितनी सारी सिटीज़ थी वो यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों। तो अब यहाँ मान लीजिए मैं दिल्ली पे क्लिक करूँगा दोस्तों, तो हमारा जो डाटा है वो अब सिर्फ दिल्ली का दिखा रहा है। सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि अब वो सिर्फ मई जून जुलाई अगस्त का डाटा दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर मैं गाज़ियाबाद पे क्लिक करूँ तो ये गाज़ियाबाद का सिर्फ यहाँ पे जून का डाटा अब यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को यहाँ पे एक से ज़्यादा यहाँ पे स्लाइसर में सिटी सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए मैं एक पे क्लिक करूँगा पहले, जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली पे क्लिक किया। इसके बाद में मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाऊंगा और अब मैं करनाल पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो अब यहाँ पे 2 सिटीज़ यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, तो ये अब ये 2 सिटीज़ का सिर्फ जून का डाटा दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, समझ गए आपकी स्लाइसर और ये टाइमलाइन किस तरीके से काम कर रहा है। ये बहुत इजी है, जब आप ये खुद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। चलिए हम वापस से इन स्लाइसर को हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने सभी सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमारा पूरा डाटा आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसका चार्ट कैसे बनाना होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए हम पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे हम F11, तो हमारा देखिए नीचे एक चार्ट का नया शीट यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी ये चार्ट आपको देखने में बहुत कंजस्टेड लग रहा होगा, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि यहाँ पे आप 2 फील्ड की जगह एक ही फील्ड का डाटा देखिए। ठीक है, एक ही फील्ड का चार्ट यहाँ पे बनाइए। जो आइटम को हमने हटा दिया तो अब यहाँ पे सिर्फ सेल्स पर्सन का ही चार्ट दिखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये हमें ईजिली समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सचिन है उसने सबसे कम सेल करी है और जो रोहन है उसने सबसे ज़्यादा सेल करी है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप आइटम को इधर ले आएँ और सेल्स पर्सन को हटा दें
तो आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोवेव है वो सबसे कम बिका है और जो AC है वो सबसे ज़्यादा बिका है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से पाइवट टेबल का चार्ट भी देखा जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों पाइवट टेबल एनालिसिस में और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि अभी मैं फ़िलहाल नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़े एडवांस लेवल के हो जाते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ, एक रिफ्रेश का यहाँ पे बटन मिलता है। रिफ्रेश का बटन दोस्तों तब काम आता है, मान लीजिए आपने अपने डाटा में कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाटा को थोड़ा बहुत चेंज कर दूं, तो आपके जो पाइवट टेबल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज नहीं आएगा। इसके लिए आपको यहाँ पाइवट टेबल एनालिसिस पे जाके आपको डाटा को एक बार रिफ्रेश करना होगा। ठीक है, तो आपको जो पाइवट टेबल है वो आपके डाटा के हिसाब से रिफ्रेश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा पाइवट टेबल दोस्तों। इसमें मैंने ऑलमोस्ट बिगिनर के लिए सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पाइवट टेबल समझ में आया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।